नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। किसानों को उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रबंधन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि उपज व्यापार पोर्टल ई-नैम से 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,000 मंडियां जुड़ गई हैं। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की ठीक होने की दर सुधरकर 34.06% हुई। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। 1,88,000 से अधिक भारतीयों ने स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा माइक्रो खाद्य उपक्रम, मवेशी टीकाकरण, डेयरी क्षेत्र, हर्बल खेती, मधुमक्खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि सरकार किसानों, कृषि उपज संगठनों, प्राथमिक सहकारी संगठनों, कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देगी। ये कोष जल्द बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। क्लस्टर बेस्ड हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं, आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश का आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, बिहार का मखाना हो, तो इस सब बातों को लेकर क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है। इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने और मछली पालकों की स्थिति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का योजना लेकर आए हैं और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो। मवेशियों के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। डेयरी प्रसंस्करण के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। हर्बल कल्टीवेशन की प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा और 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी और इससे 5,000 करोड़ रुपए की आय किसानों की होगी। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की ये योजना लेकर आए हैं और इसके माध्यम से 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को उनकी आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर शहद भी मिलेगा। सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है।
पहले इसमें टमाटर, प्याज और आलू शामिल थे। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा घोषित उपायों का स्वागत किया है। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इन उपायों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मेहनतकश किसानों, मछुआरों, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों को मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार पहलों का विशेष रूप से स्वागत किया, जिनसे किसानों की आय में वृद्धि होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है कि भारत का कल्याण किसानों के कल्याण में निहित है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए दी गई सहायता किसानों को सशक्त बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाती है। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बनाया गया ई-नैम पोर्टल 18 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों की 1000 मंडियों से जुड़ गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार कल 38 अतिरिक्त मंडियों को इस पोर्टल से जोड़ा गया। इनमें मध्य प्रदेश की 19, तेलंगाना की 10, महाराष्ट्र की 4 और गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल और जम्मू कश्मीर की 1 मंडी शामिल है। एक रिपोर्ट। किसानों के लिए व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में ई-नाम की शुरुआत की थी। ई-नाम पोर्टल एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो ऑनलाइन फसलों की बिकवाली का काम करता है। इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए खुद थोक मंडियों में जाने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने के लिहाज से ई-नाम सुविधा काफी अहम है, क्योंकि यह सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। देश भर की कृषि उपज मंडियों को एक मंच पर लाकर किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। वहीं पिछले 4 साल में 1 करोड़ 66 लाख किसान, 1,31,000 व्यापारी के अलावा 1000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन ई-नाम से जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। उद्योग जगत ने कृषि क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है। भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी ने कहा है कि नए सुधारों से कृषि क्षेत्र की स्थिति बेहतर होगी और किसानों की उपज के लिए अधिक खरीदार उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम अब अधिक उपयोगी नहीं रह गया है और इसमें परिवर्तन कर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कृषि मूल्य श्रृंखला में निवेश बढ़े। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि इस पैकेज से सुधार तो होगा ही, किसानों को राहत भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारामन द्वारा दाल और तिलहन जैसे कृषि उत्पाद के नियमन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर करने, किसानों को अपने उत्पाद अधिक लाभकारी तरीके से बेचने की अनुमति देने के लिए नया केंद्रीय कानून लाने और कृषि उत्पादों के लिए एक निश्चित मूल्य की गारंटी देने के लिए कानूनी प्रावधान करने की घोषणाएं अभूतपूर्व सुधार हैं। श्री सूद ने कहा कि मत्स्य उत्पादों को दोगुना करने के लिए समुद्री मार्ग से निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने से तटवर्ती राज्यों को बहुत लाभ होगा। देश में कोविड-19 से संक्रमितों के उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या में निरंतर सुधार हो रहा है। अब स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर 34.6% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में कोविड-19 के बारे में मंत्री समूह की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कोविड-19 की रोकथाम नीति प्रबंधन पहलुओं और केंद्र तथा विभिन्न राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की गई। मंत्री समूह को बताया गया कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित कुल मरीजों में से 79% रोगी 30 म्युनिसिपल क्षेत्रों में से हैं। प्रवासी मजदूरों के अपने गृह क्षेत्र और विदेशों से भारतीयों के स्वदेश लौटने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। मंत्री समूह को बताया गया कि कल तक कुल 8,694 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र काम कर रहे हैं, जिनमें 919 कोविड-19 समर्पित अस्पताल, 2,036 कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 5,739 कोविड केयर सेंटर हैं। कोरोना मरीजों के लिए 18,000 से अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 84,22,000 N95 मास्क और करीब 48 लाख PPE किट उपलब्ध कराई हैं। देश में इस समय प्रतिदिन लगभग 3 लाख PPE किट और करीब इतने ही N95 मास्क बनाए जा रहे हैं।
देश की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त है। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित थे। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ये चरण 22 मई तक चलेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस चरण में खाड़ी देशों से कम 39 उड़ानों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जाना है। इनमें से 8 उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से निर्धारित हैं। वंदे भारत मिशन भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल मिशन है। इस मिशन के पहले चरण में खाड़ी देशों से 29 विमानों से लगभग 5,000 भारतीयों को वापस लाया गया था। वंदे भारत मिशन का दूसरा सप्ताह अधिक व्यापक होगा। इसमें उन भारतीय नागरिकों को विदेशों से लाया जाएगा जो संकट में हैं और अपनी नौकरियां खो चुके हैं। ऐसे लोगों में प्रवासी कामगार भी शामिल हैं। इसके अलावा अल्पावधि वीजा की समाप्ति के कारण फंसे लोगों, आपातकालीन चिकित्सा का सामना कर रहे भारतीयों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रा का खर्च यात्रियों को ही वहन करना होगा। इस महीने की 7 तारीख को वंदे भारत मिशन का पहला चरण शुरू हुआ था। इसके तहत 12 देशों से 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई थी, जो कि कोरोना वायरस फैलने के कारण फंसे हुए थे। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 12 लाख से अधिक यात्री अपने गृह राज्यों में पहुंच गए हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार अब तक देश के विभिन्न भागों में फंसे लोगों को निकालने के लिए 1,000 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। पूर्णबंदी के विभिन्न जगहों पर काम करने वाले मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। रेल विभाग रोजाना 4 लाख से अधिक लोगों को निकालने के लिए प्रतिदिन 300 श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने के लिए तैयार है। रेलगाड़ियों में बैठने से पहले यात्रियों की समुचित जांच की जाती है। रेल में यात्री को निःशुल्क भोजन और पानी दिया जा रहा है। केंद्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रवासी कामगारों को घर वापसी के लिए पैदल न चलना पड़े, क्योंकि सरकार उनकी यात्रा के लिए बसों के अलावा श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां रोज चला रही है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि लोगों को केंद्र सरकार की व्यवस्था से अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि उन्हें पैदल चलने की नौबत न आए। उन्होंने कहा कि घर लौटने के इच्छुक श्रमिकों को पास के आश्रय स्थलों पर ले जाकर उन्हें बस या रेलगाड़ी मिलने तक भोजन पानी मुहैया कराया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अब तक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 7,264 व्यक्तियों को वापस लाया गया है। इसके अलावा लखनपुर के रास्ते 49,218 लोगों को निकाला गया। कल दिल्ली और अलीगढ़ से 3 विशेष रेलगाड़ियों से 2,000 से अधिक लोगों को वापस लाया गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद इन यात्रियों की जांच की गई। बाद में क्वारंटीन के लिए उन्हें संबंधित जिले में भेज दिया गया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। किसानों को उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रबंधन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि उपज व्यापार पोर्टल ई-नाम से 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,000 मंडियां जुड़ गई हैं। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर सुधरकर 34.06% हुई और वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। 1,88,000 से अधिक भारतीयों ने स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया। उत्तर प्रदेश में आज तड़के औरैया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 24 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो गई। सभी मजदूर फरीदाबाद से गोरखपुर जा रहे थे। ये दुर्घटना लगभग 3:30 बजे सदर कोतवाली क्षेत्र में मेहौली गांव के निकट हुई। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि ट्रक में 81 मजदूर फरीदाबाद से गोरखपुर जा रहे थे। ये ट्रक एक ढाबे के बाहर खड़ा था और पीछे से आ रहा एक ट्रक उससे टकरा गया। इस दुर्घटना में मारे गए लोग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। कानपुर रेंज के पुलिस महानिदेशक मोहित अग्रवाल ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 15 लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बिहार में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,033 हो गई है। 440 रोगी ठीक हो गए हैं। अब तक 7 लोगों की मृत्यु हुई है।
588 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 546 प्रवासी मजदूरों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमण के सबसे अधिक मामले ऐसे मजदूरों के हैं जो दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र से लौटे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से अब तक 2,83,000 से अधिक मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं। इन्हें 229 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से लाया गया है। 60,000 से अधिक मजदूर 40 रेलगाड़ियों से आज राज्य पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के इस दौर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और अन्य राज्यों से घर लौटने वाले मजदूरों के लिए आशा की एक किरण बन गई है। खास बात यह है कि साप्ताहिक मस्टर रोल के आधार पर लाभार्थियों के खाते में मजदूरी सीधे जमा की जा रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक प्रदेश में 8,91,000 परिवारों को 199 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। स्थानीय समुदाय की मांग के अनुसार प्रदेश की 22,477 ग्राम पंचायतों में रोजगार कार्य शुरू किए गए हैं। इन पंचायतों में जल संरक्षण, कच्ची सड़कें और तालाब निर्माण तथा बाढ़ लगाने जैसे 1,50,000 काम चल रहे हैं। इसके फलस्वरूप 18,81,000 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,595 हो गई है। अच्छी खबर यह है कि अब तक 2,283 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 2,073 लोगों की हालत स्थिर है। राज्य में संक्रमण के कारण अब तक 239 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में अब तक 94,000 परीक्षण किए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में 2,299 मामले सामने आए हैं, जबकि भोपाल में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 926 है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 9,932 हो गई है। इनमें कल सामने आए 340 मामले शामिल हैं। नए मामलों में से 261 मरीज अहमदाबाद जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल कोरोना संक्रमण से 20 रोगियों की मौत हो गई। राज्य में अब तक कोरोना के 4,000 मरीजों का इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। कल 282 मरीजों को छुट्टी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव जयंती रवि ने कहा कि राज्य में कोविड-19 से उबरने का दर गुरुवार को 38.43% से बढ़कर 40.62% हो गया है। उन्होंने कहा कि 90 साल की उम्र में गंगाबेन प्रजापति का इस संक्रमण से उबरना राज्य के लिए बड़ी सफलता है। गंभीर रक्तचाप की मरीज रही गंगाबेन ने इस उम्र में कोविड-19 से संक्रमित अपनी 65 साल की बेटी को खोने का दुख भी सहन किया और वायरस को हराया। उन्होंने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए कोरोना वायरस से उबरना कठिन है। इस बीच राज्य के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने इस महीने की 20 तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुझाव आमंत्रित किए हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में मुंबई कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित है। राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई महानगर निगम ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA के वानखेड़े स्टेडियम को क्वारंटाइन केंद्र के रूप में उपयोग करने का आदेश जारी किया है। कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या बढ़ने के कारण अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती होने के लिए जगह की कमी के चलते यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत MCA के होटल, लॉज, क्लब, प्रदर्शनी केंद्र, डॉर्मेट्री, शादी के हॉल तथा जिमखाना हॉल का कब्जा तत्काल प्रभाव से सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस परिसर का उपयोग A वार्ड के आपातकालीन कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमित रोगी के संपर्क में आने वाले किंतु लक्षणों से मुक्त लोगों को वहां रखा जाएगा। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इन हालात से निपटने के लिए शहर में अब तक 2,646 क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में करगिल कोविड मुक्त जिला बन गया है। करगिल के समर्पित कोविड-19 अस्पताल से 2 रोगियों के ठीक हो जाने के बाद ये घोषणा की गई। इन दोनों के अलावा 6 संदिग्ध संक्रमित लोगों को भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। करगिल को दूसरी बार कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। ये कश्मीर घाटी के लोगों के लिए बड़ी राहत है। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है महामारी के फैलाव को रोकने के लिए एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने, भीड़-भाड़ से बचे रहने तथा सरकार की ओर से समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। एक रिपोर्ट।
कल 30 नए पॉजिटिव मामलों की वृद्धि के साथ ही जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव मामलों की संख्या अब बढ़कर 1013 हो गई है। इन नए पॉजिटिव मामलों में से 21 कश्मीर प्रांत से जबकि 9 जम्मू क्षेत्र से दर्ज किए गए हैं। अब तक कुल 1013 पॉजिटिव मामलों में से 903 कश्मीर संभाग से हैं, जबकि 110 जम्मू संभाग से हैं। उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या अब बढ़कर 513 हो गई है। इससे जम्मू कश्मीर में ठीक होने वाले व्यक्तियों का दर 50.64% तक बढ़ गया है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने पूर्णबंदी के मद्देनजर प्रौद्योगिकी और अन्य माध्यमों के उपयोग से विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ कराने के उपाय किए हैं। प्रशासन समग्र शिक्षा प्रोग्राम के तहत ये उपाय कर रहा है। इन उपायों के तहत रेडियो क्लासरूम की व्यवस्था की गई है, जिसमें रोजाना दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक लाइव लेक्चर प्रसारित किए जाते हैं। डीडी कश्मीर और स्थानीय केबल नेटवर्क पर टेली क्लास भी आयोजित की जा रही हैं। राजस्थान में कल कोविड-19 की पुष्टि वाले 213 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से 48 लोग कोटा से, 38 उदयपुर से, 31 जोधपुर से और 23 जयपुर से हैं। एक रिपोर्ट। कल कोरोना के नए रोगियों का पता चला और 60 प्रवासी संक्रमित पाए गए। प्रदेश में अब तक 327 प्रवासियों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से सबसे ज्यादा 63 प्रवासी जालोर जिले के हैं। राज्य की जेलों में अब तक 15 कैदी और कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। जेल के उप महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि नए कैदियों को अब दौसा जिला जेल में भेजा जाएगा। इसके अलावा संभाग स्तर की जेलों में एक वार्ड नए कैदियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, ताकि उनका बाकी कैदियों से कोई संपर्क न हो। इस बीच प्रदेश में अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों को क्वारंटीन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तमिलनाडु में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कल 434 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से 43 अन्य राज्यों से लौटे, जबकि 6 मालदीव से आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोयम्बटूर, तिरुप्पुर, ईरोड, सेलम और नामक्कल में अब कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है, क्योंकि सभी रोगी ठीक हो गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने अपने सभी कार्यालयों को आज से सप्ताह में शनिवार सहित 6 दिन काम करने का आदेश जारी किया है। ग्रुप ए के सभी अधिकारी प्रतिदिन कार्यालय आएंगे। ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों को 2 समूहों में बांटा गया है। उन्हें बारी बारी से कार्यालय आना होगा। ड्यूटी चार्ट में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक समूह 2 दिन लगातार काम करने के बाद 2 दिन छुट्टी पर रहेगा। कार्यालय न आने की स्थिति में घर से काम करने के लिए कहा गया है। इससे सामाजिक दूरी बनाए रखने और कार्यालय में 50% उपस्थिति दर्ज कराने में सहायता मिलेगी। स्टाफ के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य, पुलिस, जिला प्रशासन, बैंक और दूसरे निकाय जो आवश्यक सेवाओं में लगे हैं, उन्हें भी इसका पालन करना होगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। कर्नाटक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने राज्य में सामुदायिक संक्रमण से इनकार किया है। उन्होंने कल बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा कि कोविड-19 के 25% रोगी वे हैं जो अन्य राज्यों और विदेशों से आए हैं। राज्य में अब तक 1,20,000 नमूनों की जांच की गई है। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि 100 नमूनों में से केवल 1 में संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि सोमवार को लॉकडाउन में छूट के बाद किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए राज्य तैयार है। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड-19 महामारी के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इस कड़ी में नई दिल्ली के सीताराम भत्तरिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर अमरचंद बजाज ने आकाशवाणी को बताया कि नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में साफ सफाई का बहुत महत्व है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर, तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के बहुत कम रोगियों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है। कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस दोनों की दोनों आमतौर से अपने आप ही सेटल कर जाते हैं। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। तो फर्क आप नहीं कर पाएंगे।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:25 पर अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 01123314444, टोल फ्री नंबर है 1800115767। और अब देश के मौसम पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन के समय आंधी आने की आशंका है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शहर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। शहर में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित में अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शहर में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद चंद्रिका। कोरोना विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणाओं की तीसरी किश्त में वित्त मंत्री के कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 8 योजनाओं की घोषणा तथा 3 बड़े प्रशासन सुधारों का ऐलान अखबारों की बड़ी सुर्खी बना है। अमर उजाला ने आकलन के साथ लिखा है, कृषि सुधारों के साथ अन्नदाताओं की आय बढ़ने की पहल से भंडारण और मूल्य संवर्धन की समस्या खत्म होगी। राष्ट्रीय सहारा को लगता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचने में सीमाओं की बाधा दूर करने की दिशा में बड़ी सहायता। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, दूसरे राज्यों में फसल बेचने से किसानों को उपज बेचने की सीमाओं से मिली मुक्ति, नए विकल्प मिलेंगे। कोरोना संक्रमण पर अखबारों ने विस्तार से खबरें पहले पन्ने पर दी हैं। देश में 24 घंटे में 3,400 नए मरीज मिलने की खबर को दैनिक भास्कर ने अहमियत दी है। अखबार लिखता है, कोरोना टेस्ट 20 लाख के पार। 18 मई से देश भर में रियायतें बढ़ने और ग्रीन जोन को पूरी तरह खोलने की उम्मीद। जनसत्ता की पहली सुर्खी है, प्रवासी श्रमिकों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पटरी पर सोने वालों को कैसे रोके, निगरानी या रोक संभव नहीं। हिंदुस्तान लिखता है, उच्चतम न्यायालय ने कहा, सड़क पर चल रहे प्रवासी मजदूरों को हम कैसे रोक सकते हैं, स्थिति पर निगाह रखना संभव नहीं, राज्य इस विषय में उचित कदम उठाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के हवाले से अखबार लिखते हैं, कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 11वें स्थान पर, संक्रमितों की संख्या 85,000 के पार। अमर उजाला की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने छोटे उद्योगों को दी राहत। लॉकडाउन के दौरान कामगारों को पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर होगी दंडनीय कार्यवाही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, किसानों को उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रबंधन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि उपज व्यापार पोर्टल ई-नैम से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1,000 मंडियां जुड़ गई हैं। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर सुधरकर 34.06% हुई और वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। 1,88,000 से अधिक भारतीयों ने स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।